सबसे पहले हमने पढ़ी थी साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, रिसर्च क्या है और साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है। उसके बाद हमने पढ़ी थी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर, जिसमें हमारे पास 7 क्वालिटीज़ आती हैं: परसिस्टेंस, टॉलरेंस, एथिक्स, रैशनैलिटी, ओपन माइंडेडनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़े थे पर्पस ऑफ रिसर्च, जिसमें हमारे पास 5 चीज़ें हैं: एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। उसके बाद हमने 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी रिसर्च की, उनमें भी 4 में भी 8 टाइप की रिसर्च बन रही थी। तो पहला क्लासिफिकेशन क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड लेबोरेटरी एंड रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बेसिक एंड अप्लाइड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डाटा क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं विद द हेल्प ऑफ सम फ्लो चार्ट्स। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, वो क्या होते हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग। उसके बाद हमने पढ़े थे मेजरमेंट स्केल, जिसमें हमारे पास थे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इसको याद करने का सिंपल तरीका है NOIR। इसका मतलब फ्रेंच में ब्लैक होता है, तो NOIR से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का स्टैट्स में मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई चीज़ कितनी बार अकर हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डाटा दैट शोज हाउ ऑफन ईच वैल्यू और रेंज ऑफ स्कोर्स अकर इन अ डाटा सेट। इट हेल्प्स टू समराइज एंड विजुअलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्लियरली। तो अगर मान लो कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 90 स्कोर करा है, तो अगर हम बोले कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने 90 स्कोर करा है, 5, तो यहाँ पे जो 5 है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रुप स्कोर क्या होता है। ग्रुप स्कोर रेफर्स टू द डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लास इंटरवल्स और ग्रुप्स रादर दैन शोइंग ईच इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे ऐसे स्कोर्स होते हैं जिनको हमने क्लास इंटरवल्स में क्लासीफाई कर दिया, क्लास इंटरवल्स में इनको ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप कंफ्यूज कर सकते हैं बाद में। पहला है क्लास इंटरवल, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी रेंजेस होती हैं जिसके अंदर हमारा डाटा ग्रुप करा जाता है, और ये हमें हेल्प करता है कि अपने डाटा को कंटिन्यूस में रख के उसको ऑर्गेनाइज करने में। और ये हमारी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, या फिर 0 to 1, 2 to 3, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास एक आता है क्लास विड्थ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। बेसिकली ये हमारा रेंज होता है। ठीक है, हमारे पास आता है क्लास फ्रीक्वेंसी, इसमें है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट फॉल विद इन स्पेसिफिक क्लास इंटरवल। जैसे कि 0 to 5 मेरी क्लास इंटरवल है, इसके अंदर मेरी फ्रीक्वेंसी 3 क्या आ रही है, तो ये मेरी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं क्लास इंटरवल्स को बनाने की, जिनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है क्लास इंटरवल्स अपने बनाते हुए, कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, वो कंटिन्यूस होने चाहिए। कि इसका मतलब है कि अगर किसी इंटरवल में कोई स्कोर नहीं है तब भी हमें उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो उसका स्कोर अगर फ्रीक्वेंसी 0 आ रही है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इंटरवल्स कंटेनिंग हाईएस्ट स्कोर शुड बी एट द टॉप, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इसी को फॉलो करना है। हम लोएस्ट स्कोर को भी टॉप पे कर सकते हैं, मतलब या तो हमारा टेबल असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर डिसेंडिंग में है तो हाईएस्ट स्कोर टॉप पे रहेगा, अगर असेंडिंग में है तो लोएस्ट स्कोर टॉप पे रहेगा। ठीक है, ये टोटली हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हम उसको कैसे ठीक से बना पा रहे हैं या कितना कन्वीनियंट है हमारे लिए कि हम उसको अच्छे से कर पाएं। देन ये है कि अपने इंटरवल की सेम विड्थ होनी चाहिए। क्लास विड्थ की यहाँ पे बात करी गई है कि अगर क्लास विड्थ अपनी 2 की है तो 2 ही होनी चाहिए, और हमें ये देखना है कि वो कितना कन्वीनियंट है। ठीक है, हमें जैसे कि मल्टीपल ऑफ 2 चलेगा तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर आप देख पाए तो सब में मल्टीपल ऑफ 2 चल रहा था। और ये है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। मतलब जैसे होंगे ना कि अपने मान लो क्लास इंटरवल अगर मान लो 3 के मल्टीपल पे चल रहा है तो हो सकता है कि हमारे वो कम हो जाए। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कम हो जाएंगे। बट अगर हम मान लो कि 2 के गैप में ले रहे हैं, 1 के गैप में ले रहे हैं, अपने क्लास इंटरवल बढ़ गए, राइट, तो जितने ज़्यादा क्लास इंटरवल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होगी। हमने गाइडलाइंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, फ्रीक्वेंसी टेबल, वो हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हमें अपने रॉ स्कोर्स में से हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आइडेंटिफाई करने हैं। उनके बाद हमें उनकी रेंज निकालनी है, जिसका फॉर्म मैंने नीचे दे रखा है। जैसे मान लो मेरे पास 50 और 20 है तो वी गेट 30। अब हमें क्या करना है, हमारी जो वैल्यू आई है, ठीक है, मैंने 30 निकाली है, तो उसको हमें 10 और 20 से डिवाइड करना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटरवल विड्थ कौन सी है। ठीक है, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर मैं 10 से करूँ तो 3 एंड दूसरी वैल्यू अपनी बनेगी 1.5। ठीक है, तो मैं चूज़ करती हूँ 3 को। ठीक है, उसके बाद हमें उस स्कोर को आइडेंटिफाई करना है जिससे अपनी इंटरवल विड्थ अपनी शुरू होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट या लोएस्ट, बट इट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ द इंटरवल विड्थ। मतलब अगर जैसे 3 का निकाला तो मल्टीपल ऑफ 3 ही फॉलो होना चाहिए, कि 0 to 3 जा रहा है, 3 to 6 जा रहा है, 6 to 9 जा रहा है। ठीक है, हर एक इंटरवल का सेम होना चाहिए। उसके बाद हमें लिस्ट द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू एट द टॉप ऑफ द टेबल। वही ऊपर गाइडलाइन वाली बात, या तो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल चला सकते हो या फिर तुम असेंडिंग ऑर्डर में चला सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। देन हमें यूज़ करना है टैली सिस्टम टू काउंट द नंबर ऑफ स्कोर्स, और उन टैली को हमें फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो टैली मार्क्स ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर 4th लाइन के बाद एक कट आता है। अब हम पढ़ेंगे एपरेंट लिमिट्स एंड रियल लिमिट्स। तो एपरेंट लिमिट्स वो होती हैं जो हम यूजुअली ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि 0 to 10, ये अपनी एपरेंट लिमिट्स हैं। लेकिन रियल लिमिट्स क्या होती हैं, रियल लिमिट्स ऐसी होती हैं जो कि एक कंटिन्यूटी को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, अब उसमें हम करते क्या है कि हम अपनी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस कर देते हैं। जैसे अपनी वैल्यू 10 और 20 है तो 10 का हो जाएगा 9.5 जो क्योंकि अपना लोअर लिमिट है, और 20 का हो जाएगा 20.5 जो कि अपनी अपर लिमिट है।
shows the proportion or percentage of observations within each class. It is calculated by dividing class frequency by total frequency. It helps to compare the data more easily. अब इसमें यह है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं है, बस ये परसेंटेज और हमें बताता है कि कितनी परसेंटेज में कोई चीज़ प्रेजेंट है पूरे डाटा में से। तो हमें क्या करना है कि हमें एफ जो है अपनी क्लास फ्रिक्वेंसी को रेफर कर रहा है, तो हमें क्लास फ्रिक्वेंसी में से टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस करना है, मतलब एफ बाय एन। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल है आगे, वो मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, अप टू अ सर्टेन क्लास। उसके बाद हमें ये बताता है कि भाई एक किसी भी पॉइंट के नीचे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं या उस क्लास इंटरवल के नीचे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इसे सिंपली ऐड करते हैं अपनी फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अपनी मान लो पहली फ्रिक्वेंसी 1 है, तो अपनी पहली फ्रिक्वेंसी 1 ही रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे क्रॉस में ऐड करते जाते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है, उसमें बताती हूँ कैसे हुआ है। अब इस टॉपिक पे हम हर एक चीज़ देखेंगे जो हमने पढ़ी है अब स्टार्टिंग से लेके अब तक, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, ठीक है। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ, ये है अपने रॉ स्कोर्स हैं, ठीक है। अभी मतलब इनको ऑर्गेनाइज नहीं करा गया, अभी इनको ग्रुप नहीं करा गया। तो अब हम क्या करने वाले, हम इसकी रियल लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और उसका प्रोपोर्शन, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और उसका प्रोपोर्शन, हम उसको और इसका फ्रिक्वेंसी टेबल, हम सब कुछ बनाने वाले हैं अब। तो पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स का मैंने जैसे सबसे पहले बताया था कि हमें इंटरवल्स के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है कि हम कितना हम ले सकते हैं, कितनी रेंज के बीच में हम ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो अपना हाईएस्ट स्कोर 86 है, ठीक है, और अपना लोएस्ट स्कोर 65 है। तो अब हमने क्या करा, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दिया, मिला 21, ठीक है। अब हमने 21 को 10 और 20 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमारी सबसे एक वैल्यू है 2.1 और एक वैल्यू है 1.05, ठीक है। तो सबसे एप्रोप्रिएट कौन सी है, 2.1, ठीक है। देन अब हम लेंगे टैली मार्क्स बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे टैली मार्क्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें टैली मार्क्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। इसमें कुछ इतना नहीं है, बस हमें इतने जो लाइन्स हमने ड्रॉ करी है, हमें इन सबको काउंट करना है। काउंट करने का मैंने बता दिया था 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन एक कट मारती है चारों लाइनों के ऊपर, ठीक है। अब हमें इन सबको ऐड करा, वी गेट 30। ये अपनी टोटल फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, अपनी टोटल फ्रिक्वेंसीज हैं जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। देन अब हम बनाएंगे इसका पूरा फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी टेबल में क्या है कि हमने इंटरवल्स देख लिया कि हमें 2-2 के गैप में करने थे, ठीक है, लाइक 2 का मल्टीपल फॉलो हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि इसमें मैंने 2-2 वैल्यूज ली हुई हैं, 64 65 2 वैल्यूज हो गई, 66 67 2 वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब तुम लोग बोले कि भाई इनमें कंटिन्यूटी कहाँ है, तो कंटिन्यूटी इनकी बनी है रियल लिमिट्स में आके, जब इनको मैंने रियल लिमिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये जो अपने जो स्कोर्स यहाँ पे हैं, ये है अपने एपरेंट वाले। अब मैंने इनको कर दिया रियल लिमिट में कन्वर्ट, तो यहाँ पे सारी कंटिन्यूटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी हमने ऊपर निकाल ली टैली मार्क्स यूज़ करके। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का बताती हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चलती है टेढ़े में ऐड करते हुए, जैसे 1 1 + 2 3 3 + 0 3 3 + 5 8 8 + 7 15 15 + 5 20 20 + 5 25, ऐसे करते करते हमें सारी ऐड कर देनी है। हमारे पास एक चीज़ है क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमें इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो मैंने लिखा हुआ है। CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को डिनोट करने में यूज़ करते हैं, और N अपने टोटल नंबर हैं फ्रिक्वेंसी के, जो कि 30। तो अब हमें क्या करना है कि हमें हर एक वैल्यू को 30 से डिवाइड करना है। जैसे जैसे हम इसको ऐड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो अपनी ये सारी वैल्यूज आएंगी, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट वैल्यू है वो अपनी 1 होनी चाहिए। एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी अगर सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हो तो उसमें भी कि फर्स्ट वैल्यू सेम होनी चाहिए और लास्ट वैल्यू टोटल फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देन वी हैव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का प्रोपोर्शन, क्योंकि इसका खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में ये है कि हर एक क्लास फ्रिक्वेंसी को n से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये करने पर हमें हर एक वैल्यू देगा, जैसे कि 1 की 0.033, ठीक है, सेम जगह पे यही सेम आ रही है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हर जगह पे सेम नहीं आती। अब हम अपने आ चुके हैं चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब उसमें हमारे पास है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा। द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार शोज द फ्रिक्वेंसी और वैल्यू। अब इसमें और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि बार ग्राफ के जो बार्स हैं वो सारे सेपरेट हैं, ठीक है, लाइक उनके बीच में गैप है, एंड हिस्टोग्राम में उनके बीच में कोई गैप नहीं है, और इसी गैप ना होने की वजह से उसमें कंटिन्यूटी दिखाता है कि हाँ भाई डाटा अपना कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। अब बार ग्राफ का यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इन केस अगर आपको सॉल्व करना हो, देखना हो कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अब इसमें एक और चीज़ कि इसमें बार ग्राफ के अपना वाई एक्सेस ऊपर आता है, एक्स एक्सेस अपना नीचे आता है, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव एक्सेस भी होते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट का पता हो तो। अपने जैसे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो इनका सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जो कि मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। हम यहाँ पे जो एक्स एक्सेस होता है वहाँ पे लिखते हैं अपनी कैटेगरीज, और जो वाई एक्सेस है वहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी या अपनी वैल्यूज की कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है। Now we are coming to histogram. Histogram is a graph that displays the frequency distribution of continuous data using adjacent bars. Each bar represent a class interval and its height shows the frequency. ठीक है। अब यहाँ पे जो बार्स है ना वो अपने चिपके चिपके बनेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 0 to 5 की फ्रिक्वेंसी या 5 से 10 की फ्रिक्वेंसी, अब अगर मुझे इनको नोट करना हो कि भाई बार बनाना हो, ठीक है, तो उसे कंटिन्यूटी कैसे दिखा सकती हूँ मैं कि ये रहा 0 से 5 फिर 5 से 10, ऐसे करके इनको जोड़ के दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे अपना डाटा कंटिन्यूस चल रहा है।
अब हम देखेंगे कि हम एक हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो हमें अपने रॉ डाटा को पहले कन्वर्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, उसके बाद हमें ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। एंड हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ की हाइट है वो उससे छोटी होनी चाहिए उसके विड्थ से, मतलब अपना जो वाई एक्सिस है थोड़ा छोटा होना चाहिए अपने एक्स एक्सिस से, ठीक है। उसके बाद हमें जो है इनके एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स बनाने हैं अपने, मतलब बेसिकली बार्स बनाने हैं। उनके बाद इनकी जो विड्थ होगी विच इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल एंड हाइट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हमें बस इनके लेबल्स साइन करने हैं और आपका हिस्टोग्राम तैयार है। एंड मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, अगर आपको देखना हो कि कैसे बना रहे हैं। Frequency polygon is a graph formed by plotting points at the midpoints of each class intervals at their frequencies, then connecting the points with a straight line. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज़्यादा नहीं है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे हमने ग्राफ्स बनाए थे, तो वैसे हमने उनके मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके हमने ज्वाइन कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो हमें पहले सबसे पहला स्टेप हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है अपने रॉ डाटा यूज़ करते हुए। उसके बाद हमें उसके मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है कि अपने हर एक इंटरवल का मिड पॉइंट क्या बनता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि मिड पॉइंट्स को हमें एक्स एक्सिस पे डालना है एंड हमें स्केल डिसाइड करना है कि हमारा स्केल क्या रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। उसके बाद हमें इन डॉट्स को ग्राफ पे डालना है, इनको ज्वाइन कर देना है। अगर इनको और सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हमें पहले क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। फिर हमें उनके मिड पॉइंट्स के मार्क्स बनाने हैं, जैसे कि हमने जैसे ये बनाया कि अपना एक्स, ये अपना वाई, अपना कोई पॉइंट है जो कि ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे हमें डॉट डाल दिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है, देन दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, तो हमें फिर ज्वाइन करना है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हमने फिर हमारे एक्स एक्सिस पे काम था कि हमने उसके मिड पॉइंट्स को मार्क कर लिया। फिर हमारी आगे फ्रीक्वेंसी के हमने उसके वो देख लिया कि कहाँ पे जाके डॉट बनाना है, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, डॉट बना दिया, हमको डॉट को कनेक्ट कर दिया एंड आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्व करना हो तो। And the last topic of this chapter and the last topic for this video, we have cumulative percentage curve. It is a graph showing cumulative frequencies as percentages. It helps visualize how data accumulates and is useful for finding medians and percentiles. अब percentiles का इस यहाँ पे मतलब है percentile point and percentile ranks, ठीक है, जिनके बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। It indicates that the percentage of scores that follow below the upper real limit, ठीक है। अब हम इनको ऑगस्ट भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट हम इनको ऑगस्ट भी बोलते हैं। एंड जैसे अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तुम्हारी वैल्यूज ऊपर नीचे जा सकती हैं, राइट, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता, इसमें तुम्हारी वैल्यूज ऊपर ही जाएंगी।